नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी बहुत दुखद है और दुखद होने के साथ साथ बहुत शॉकिंग भी है, बहुत अजीब भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब आप कहानी को सुनेंगे आपको भी ये बात समझ में आएगी। इंसान क्या कुछ कर सकता है जुर्म की दुनिया में, जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है तमिलनाडु के तंजावुर जिले की। तंजावुर ज़िले में एक पुलिस स्टेशन है, चोलापुरम, एक कस्बा है। और इसी चोलापुरम पुलिस स्टेशन में इसी साल की बात है, पिछले 15 नवंबर को एक महिला जिनका नाम एम पद्मिनी है, वो अपने पोते की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो बताती है कि उनका पोता अशोक रंजन, जिसकी उम्र 27 साल है, वो 2 दिन पहले यानी 13 नवंबर को उनके घर से चोलापुरम से निकला था और उसे चेन्नई जाना था, क्योंकि चेन्नई में वो ड्राइविंग का काम करता है। लेकिन वो घर से निकल तो गया, लेकिन इसके बाद वो चेन्नई नहीं पहुंचा। चेन्नई में वो जहां ड्राइविंग का काम करता है वहां घर वालों ने पता लगा लिया। अशोक का कुछ पता नहीं चला। अशोक का मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनका पोता कहाँ चला गया। चोलापुरम पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की, गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और इस मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। देखा, उसका मोबाइल फ़ोन का CDR निकाला, चेक किया कहाँ था, कब था। तो पता चला कि 13 नवंबर को वाकई वो चोलापुरम में अपने दादी के घर से निकला था। लेकिन इसके बाद उसके चेन्नई पहुंचने या फिर उसके मोबाइल फ़ोन के चेन्नई पहुंचने या किसी के ले जाने के कोई सबूत जो है वो पुलिस को नहीं मिल रहे थे। फ़ोन जो है चोलापुरम में ही कहीं स्विच ऑफ हो गया था। इससे एक बात तो साफ था कि ये जो अशोक रंजन है नौजवान, ये चेन्नई नहीं गया और कहीं अगर वो है तो चोलापुरम में ही है। लेकिन कहाँ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस ने जब उसके CDR की जांच की तो पता चला कि उसकी चोलापुरम के ही रहने वाले एक वैद्य, जिसका नाम टी केशव मूर्ति है, उससे बहुत फ्रिक्वेंटली बातचीत हुआ करती थी। तो और जिस दिन ये गायब हुआ था लड़का, उस दिन भी उसकी टी केशव मूर्ति से बातचीत हुई थी। तो पुलिस को जब ये शुरुआती एविडेंस मिले, कुछ सुराग मिले, तो पुलिस उस वैद्य के पास पहुंची। ये कोई मामूली वैद्य नहीं था, बल्कि चोलापुरम इलाके में, उस कस्बे में और आसपास के एक बड़े इलाके में उसका अच्छा खासा प्रभाव था और उसके नाम की तूती बोलती थी। क्योंकि वो जिस तरह की बीमारियों का इलाज करता था, उसके मरीज़ जो है बड़ी तादाद में उसके पास आते थे और इलाज में वाकई दम था। वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ लोगों के हाथों में शिफा होती है। वो कोई भी दवाई देते हैं तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से काम करती है। तो इस टी केशव मूर्ति के साथ कुछ ऐसा ही था। अब इस वैद्य के साथ अशोक रंजन का क्या रिश्ता था, क्यों वो वैद्य के पास आता था, ये अभी भी पुलिस नहीं जानती थी। तो पुलिस जो है इस टी केशव मूर्ति के पास पहुंची, जिसकी उम्र 47 साल के आसपास है। और केशव मूर्ति से पुलिस ने पूछा कि भाई अशोक क्या तुम्हारे पास आया था? वैद्यराज ने कहा कि हाँ साहब आया था, 13 को ही आया था और वो चेन्नई जाने वाला था, तो वो तो निकल गया, चेन्नई चला गया। अब जब वैद्य ने ये बात कह दी तो पुलिस के पास और कुछ पूछताछ करने के लिए बचा नहीं। पुलिस को लगा कि जब वैद्य बोल ही रहा है और इस तरह का कोई एविडेंस है नहीं कि वो वैद्य के पास ही हो या उसके घर में हो या वैद्य ने कहीं उसको भेजा हो, तो फिर वैद्य से और पूछताछ करने का कोई रास्ता पुलिस के पास नहीं बचा। तो पुलिस वापस लौट आई और पुलिस को लगा कि ठीक है, वो किसी और तरीके से अशोक रंजन के बारे में पता करने की कोशिश करेगी। इस बीच मैं आपको उस वैद्य के बारे में थोड़ी और जानकारी दूँ। ये केशव मूर्ति जो है वो महज 10वीं जमात तक पढ़ा हुआ था, यानी क्लास 10th तक। इससे ज़्यादा उसकी शिक्षा नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उसने कुछ साल तक एक वैद्यराज के यहाँ जाकर ट्रेनिंग ली और जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जो तौर तरीका होता है उसे बहुत बारीकी से सीखा, समझा और पिछले 15 सालों से वो तंजावुर में रहकर वैद्य के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बारे में पुलिस को ये जानकारी मिली कि वो इनफर्टिलिटी यानी जो बच्चा नहीं होने की जो परेशानी होती है कपल्स को, उस परेशानी का वो इलाज किया करता था। साथ ही इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता का भी वो इलाज किया करता था और बहुत सारे लोगों को वो यौन शक्तिवर्धक दवाएं भी दिया करता था।
और एक हैरानी की बात यह थी कि उसके इन्हीं ट्रीटमेंट्स की वजह से उसके पास अच्छा खासा फुटफॉल था, अच्छा खासा क्राउड था, उसके मरीजों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा थी। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि हर महीने कम से कम 50 लोग तो उसके पास आते ही थे जिनको वो ट्रीट किया करता था, दवाएं दिया करता था। और चूंकि उसकी दवाएं काफ़ी असर करती थी तो इसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ से टी केशव मूर्ति का बड़ा नाम उस इलाके में हो गया था और उस वैद्य के पास लोगों का आना जाना लगा रहता था, यानी वो वैद्य काफ़ी मशहूर भी था। अशोक रंजन भी उसके पास आता था। तो क्या अशोक रंजन को कोई परेशानी थी या उसे कोई दिक्कत थी? पुलिस ने उसके घर वालों से यह भी पूछा, लेकिन घर वालों ने ऐसी किसी परेशानी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अशोक ने अपनी किसी परेशानी का जिक्र अपने घर वालों से नहीं किया था। लेकिन चूंकि सारे मामले की तफ्तीश केशव मूर्ति वैद्य के पास जाकर ही ब्लॉक हो गई, उससे आगे और बातचीत बढ़ नहीं पाई, क्योंकि उसने तो मना कर दिया कि अशोक चेन्नई चला गया है। तो पुलिस के पास इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई जरिया पुलिस को सूझ नहीं रहा था। तो पुलिस ने सोचा कि क्यों नहीं एक बार केशव मूर्ति से और पूछताछ करके देखा जाए, कहीं वो अशोक रंजन के बारे में कुछ और जानकारी दे पाए तो बढ़िया होगा। अगर जानकारी नहीं दे पाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव मूर्ति कुछ छुपा रहा हो, उससे पूछताछ करने से शायद वो राज भी खुल जाए। तो पुलिस ने अपने आप को एक और चांस देने का फैसला किया। पुलिस फिर से केशव मूर्ति के पास पहुंची और इस बार उसका सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुआ, यानी उससे गहन पूछताछ हुई। एक एक करके कई सारे पुलिस ऑफिसर्स ने साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हुए उससे अशोक रंजन को लेकर वही सारे सवाल पूछे जो उससे लगातार पूछे जा रहे थे। और जैसा कि मैंने पहले भी अपनी इस पेशकश में कई बार बताया है कि पुलिस ऐसा जानबूझकर करती है ताकि जो आदमी झूठी कहानी सुना रहा हो, उसकी कहानी में जो लैकुनाज हैं, जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, वो उजागर हो जाए। और वो कमियां जब आदमी झूठी कहानी सुनाता है तो उसकी कहानी में कुछ न कुछ अंतर या कुछ फर्क जरूर सामने आ जाता है। केशव मूर्ति के साथ भी पुलिस ने यही तरीका अपनाया। एक के बाद एक कई पुलिस वालों ने उससे अशोक रंजन के बारे में पूछताछ की। और अशोक रंजन कब आया, कितने बजे गया, चेन्नई कब गया, तुम क्यों मिले थे, अशोक तुम्हारे पास क्यों आता था, यही सारे सवाल पूछे। तो ये जो सारे सवाल पूछे, अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स के सवालों का जवाब देते हुए केशव मूर्ति ने जो बातें कही उसमें कुछ झोल पुलिस को नजर आने लगी। पुलिस को वो बात समझ में आ गई कि ये केशव मूर्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि कभी टाइमिंग को लेकर उसने झूठ बोला, कभी अशोक रंजन से अपने रिलेशन को लेकर उसने झूठ बोला, कुछ बातें छिपाने की कोशिश की। तो पुलिस को जब ये बात समझ में आ गई कि ये वैद्य केशव मूर्ति झूठ बोल रहा है, तो पुलिस ने फिर उसको हिरासत में ले लिया और उससे अपनी सख्ती जारी रखी। और इस सख्ती का नतीजा ये हुआ, पुलिस 15 नवंबर से इस मामले की जांच कर रही थी। 27 नवंबर को जाकर इस केशव मूर्ति ने, इस वैद्य ने ये मान लिया कि अशोक रंजन को उसी ने गायब किया है। अशोक रंजन अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि वो उसकी हत्या कर चुका है। ये बात पुलिस के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। पुलिस ये जानना चाहती थी कि भाई हत्या क्यों की, और अगर किया तो अशोक रंजन की लाश कहाँ गई। पुलिस अब उसके घर पहुंची और चप्पे चप्पे की पुलिस तलाशी लेना चाहती थी ताकि अशोक रंजन की लाश को वो रिकवर कर पाए या उससे जुड़े कोई सबूत पुलिस को मिले। केशव मूर्ति कुछ बताता था, कुछ छिपा लेता था, खुलकर अभी भी नहीं बोल रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस के पास जो स्निफर डॉग्स होते हैं वो किसी भी मुलजिम को पकड़ने में या किसी प्लेस ऑफ ऑकरेंस यानी घटनास्थल को आइडेंटिफाई करने में पुलिस की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ केशव मूर्ति ने अपने घर में एक कुत्ते को पाल रखा था। पुलिस जब वहाँ पहुंची तो बहुत सरप्राइजिंगली इस कुत्ते ने पुलिस के लिए स्निफर डॉग वाला काम किया। पुलिस अपने साथ स्निफर डॉग लेकर नहीं गई थी, लेकिन केशव मूर्ति का जो कुत्ता था उसने पुलिस वालों को देखकर यह इशारा किया कि घर के पीछे जो एक आंगन जैसी जगह है, आप उसको आंगन कह सकते हैं, छोटा सा बगीचा कह सकते हैं, इंग्लिश में उसे किचन गार्डन भी कहते हैं। तो उस आंगन वाली जगह पर कुत्ते ने इशारा किया पुलिस वालों को कि यहाँ पर कुछ है। उस जगह पर जाकर वो खड़ा हो जा रहा था, भौंक रहा था। तो पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस ने उस जगह को देखकर उसकी खुदाई करने की शुरुआत की। और सरप्राइजिंगली जब उस जगह की खुदाई हुई तो उससे मानव अंग बाहर निकलने लगे, हड्डियाँ बाहर निकलने लगी, सड़ी गली मांस के टुकड़े बाहर निकलने लगे, एक टूटी हुई खोपड़ी बाहर निकली। केशव मूर्ति के पास, वो तो अपना जुर्म कबूल कर ही चुका था, लेकिन ये कबूलने के सिवाय कि ये लाश अशोक रंजन की ही है, उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने मान लिया कि हाँ, उसने अशोक रंजन की हत्या भी की और हत्या करने के बाद लाश यहीं दफना दी थी ताकि किसी को
इस हत्या के बारे में खबर ना हो और उसकी जो करतूत है वो छुपी रहे। लेकिन जब पुलिस ने लाश को बाहर निकलवाया तो पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि उस डेड बॉडी में से कुछ इंटरनल ऑर्गन्स गायब हैं। ये अपने बात में बड़ी अजीब बात थी। चलो हत्या तो कर दी, कोई दुश्मनी होगी, कोई रंजिश होगी, लाश निपटाने के लिए उसे गाड़ भी दिया, दफना दिया, लेकिन इंटरनल ऑर्गन के गायब होने के पीछे क्या वजह हो सकती थी? पुलिस को एक बार भी लगा कि शायद ये ऑर्गन ट्रेड का मामला हो सकता है, यानी केशव मूर्ति ने हत्या की हो और हो सकता है कि शरीर के कुछ अंग उसने किसी पैरामेडिक्स को या किसी हॉस्पिटल को या किसी डॉक्टर को बेच दिए हों, या हत्या करने से पहले ही उनके साथ कुछ इसने सांठ-गांठ की हो कि वो लोग ऑर्गन चुरा करके ले गए हों, फिर इसकी हत्या कर दी हो। कुछ इस तरह की बात पुलिस को लग रही थी। तो पुलिस ने जब इंटरनल ऑर्गन जो गायब थे, खासकर लिवर, ब्रेन और कुछ इस तरह के ही ऑर्गन्स, उसके बारे में जब पुलिस ने केशव मूर्ति से और सख्ती से पूछताछ की तो केशव मूर्ति ने जो बात बताई उसे सुनकर इस मामले की तफ्तीश कर रहे पुलिस वाले चौंक गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और यही वो बात है जिसकी वजह से मैं स्टोरी के शुरू में ही आप लोगों को कह रहा था कि यह स्टोरी बहुत हैरान करने वाली है। केशव मूर्ति ने यह बताया कि वो उन ऑर्गन्स को पकाकर खा गया है। ये बड़ी अजीब बात थी कि कोई इंसान किसी इंसान को खा भी सकता है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार कैनिबलिज्म यानी आदमखोर वाली बात सामने आ रही है कि कोई इंसान किसी इंसान को खा लेता है। निठारी वाले मामले में भी हमने देखा है, सुरेंद्र कोहली पर इस तरह के इल्ज़ाम लगे थे, और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। लेकिन जितनी बार भी कैनिबलिज्म यानी आदमखोर प्रवृत्ति वाली बात सामने आती है, कोई इंसान किसी इंसान को मारकर उसके अंग पकाकर खा लेता है, तो वो बात डाइजेस्ट करने में और उस बात को समझने में, अपने आप को समझाने में बड़ी तकलीफ होती है। तो मुझे तो होती है, और इसी वजह से मैं बार बार इसे बहुत शॉकिंग कहकर आप लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो खैर, उसने ये मान लिया कि उसने ये मानव अंग पकाकर खा लिए हैं। अब पुलिस ने पूछा कि भाई, तुमने अशोक रंजन की हत्या क्यों की? हत्या तो कर दी, लाश के टुकड़े भी मिल गए, हत्या क्यों की? तो उसने इसके पीछे भी एक और शॉकिंग स्टोरी बताई। लेकिन इसी बीच जब उस आंगन की, उस कोर्टयार्ड की खुदाई हो रही थी, तो इसमें एक और कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। हुआ ये कि पुलिस को उस आंगन से खुदाई करने के दौरान एक इंसानी जबड़ा मिला जो बिल्कुल इंटैक्ट था, यानी वो जबड़ा, उस जबड़े में कोई टूट फूट नहीं थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया तो पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि वो जबड़ा बिल्कुल इंटैक्ट था, जबकि अशोक रंजन की जो हत्या हुई थी, चूंकि उसका ब्रेन पकाकर वो खा गया था केशव मूर्ति, तो उसकी खोपड़ी जो है वो बुरी तरह से क्रश कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। ऐसे में उसके जबड़े का इंटैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं था, और उसका टूटा हुआ जबड़ा जो है ऑलरेडी पुलिस जो है टुकड़ों में रिकवर कर चुकी थी। इसके बाद अगर वहाँ से एक इंटैक्ट जबड़ा, बिल्कुल साबुत जबड़ा ज़मीन के नीचे से बरामद हुआ, तो यहाँ पुलिस को लगा कि अरे ये तो मामला और भी गंभीर है। अशोक रंजन के अलावा भी क्या यहाँ किसी की लाश दफनाई गई थी? पुलिस को अब ये अंदेशा लगने लगा। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से राय ली, उस जबड़े का और अशोक रंजन की खोपड़ी का मिलान फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने किया, और जो रिपोर्ट एक्सपर्ट्स ने दी उससे ये साफ हो गया कि वहाँ पर सिर्फ अशोक रंजन की नहीं बल्कि और भी किसी इंसान की लाश दफनाई गई थी। यानी केशव मूर्ति ने अशोक के अलावा किसी और की भी हत्या की थी। ये आदमी कौन था? ये किसकी हत्या कर दी? ये भी अब पुलिस को जानना था। तो पुलिस को अब 2 हत्याओं का पता चल गया। पुलिस ने इसी इरादे से चोलामंडलम का जो इलाका है, चोलापुरम, उस चोलापुरम इलाके में 2021 से जो लोग गायब हुए थे उनके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की। कुछ मिसिंग कंप्लेंट्स का पता किया। इनमें से एक नौजवान के बारे में पुलिस को पता चला जिसका नाम मोहम्मद अनस था। मोहम्मद अनस गायब था, और मोहम्मद अनस के साथ और अशोक के साथ कॉमन बात ये थी कि ये दोनों इसी केशव मूर्ति के टच में थे, और गुमशुदगी से पहले भी केशव मूर्ति से मोहम्मद अनस की बातचीत हुई थी। इसके बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाले मोहम्मद अनस के घर वालों ने भी पुलिस से बातचीत में इसकी पुष्टि की। तो पुलिस ने अब ये पूछा केशव मूर्ति से कि भाई, वो जो हत्या हुई थी वो हत्या क्या तुमने मोहम्मद अनस की थी? तो पहले वो रिलक्टेंट था, क्योंकि वो बहुत हार्ड नट जिसे कहते हैं ना, कि सख्त टाइप का
आदमी है, आसानी से कबूल नहीं रहा था। तो जब पुलिस ने उससे सख्ती की तो उसने माना कि हाँ, इससे पहले उसने जो हत्या की थी वो मोहम्मद अनस की ही हत्या की थी, और वो जबड़ा जो उन्हें मिला है वो मोहम्मद अनस का ही जबड़ा है, क्योंकि उसने अनस की लाश भी यहीं दफनाई थी। अब उस हत्या को जाहिर है कुछ साल गुजर चुके हैं, तो ऐसे में जबड़ा रिकवर हुआ तो पुलिस को अब दूसरी चीज़ें भी वहाँ से रिकवर करने की ज़रूरत आन पड़ी, और पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन में लगी रही। इस बीच पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर ये केशव मूर्ति नाम का जो वैद्य है ये नौजवानों की हत्या क्यों करता है, और क्या इसने इससे भी ज़्यादा नौजवानों की हत्या कर रखी है, खासकर पुरुषों की हत्या कर रखी है। तो इसके बारे में अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ताकि पुलिस ये पता कर सके कि क्या इसने सिर्फ 2 ही लोगों की जान ली है या फिर इससे ज़्यादा लोगों की भी हत्याएं की है। इससे जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि उसने मोहम्मद अनस के शरीर के कुछ टुकड़े भी कंज्यूम कर लिए थे, खा लिए थे, और कुछ बचे हुए टुकड़े उसने अपने पालतू कुत्ते को भी खिलाए थे। अशोक रंजन के शरीर के कुछ हिस्से भी उसने अपने उस कुत्ते को खिलाए थे, जिस कुत्ते ने लाश ढूंढने में पुलिस की मदद की, जो केशव मूर्ति वैद्य का ही कुत्ता था। अब पुलिस ने पूछा, पुलिस को सारी बातें पता चल गई, लेकिन ये नहीं पता था कि मर्डर का रीज़न क्या है, मोटिव क्या है। तो पुलिस ने केशव मूर्ति से उस बारे में भी इंटरोगेट किया, और केशव मूर्ति ने जो कहानी बताई वो कुछ यूं है कि जो भी नौजवान उसके पास आता था या उससे अपनी सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए कुछ दवाई वगैरह लेने के लिए आता था, उन नौजवानों को वो अपनी बातों में फांसता था और वो उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उन्हें मजबूर करता था। बहुत सारे नौजवान दवाई लेने के चक्कर में और अपनी स्टेमिना तथाकथित बढ़ाने के चक्कर में इस केशव मूर्ति के साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते थे, वो कंटिन्यू भी करते थे। अशोक रंजन के साथ भी केशव मूर्ति का कुछ ऐसा ही रिलेशन था, और मोहम्मद अनस की जो हत्या हुई थी उसके साथ भी केशव मूर्ति का कुछ ऐसा ही रिलेशन था। ये बात केशव मूर्ति ने अपनी कबूलनामे में कबूल की है। लेकिन जब जब इस तरह का कोई लड़का जो केशव मूर्ति के रिलेशन में होता था, उसके टच में होता था, जब वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, जब वो शादी करना चाहता था और केशव मूर्ति के मायाजाल से, उसके चंगुल से निकलना चाहता था, तब केशव मूर्ति हिंसक हो जाता था और उनकी हत्याएं कर दिया करता था। अनस की हत्या उसने इसी वजह से की थी, और अब इसने ये बताया है कि अशोक रंजन भी कुछ दिनों के बाद अपनी शादी की बात उसे बता चुका था, शादी करने वाला है, इसीलिए उसने इनसिक्योरिटी की वजह से उसने अशोक रंजन की भी हत्या की। पुलिस को ये बात कंफर्म करनी थी कि यह आदमी जो बोल रहा है ये इस बारे में भी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि अब तक वो बहुत सारी चीज़ें झूठ बोल चुका था। तो पुलिस ने अशोक के दादी पद्मिनी और बाकी घर वालों से भी बातचीत की और पूछा कि क्या अशोक की शादी होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगले साल अशोक की शादी तय थी, और हो सकता है कि वो शादी से पहले जो है इस वैद्यराज के पास जाता हो। उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अशोक की शादी होने वाली थी। तो घर वालों का ये कहना पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उस पॉइंट को कोरोबोरेट कर रहा था जिस पॉइंट पर वैद्य केशव मूर्ति ये बता रहा था कि वो अशोक की शादी की खबर सुनकर इनसिक्योर हो गया था, उसके साथ वो रिलेशनशिप में था, और चूंकि वो अशोक को खोना नहीं चाहता था, लेकिन अशोक शादी के लिए रिलक्टेंट था, तो उसने गुस्से में आकर अशोक की हत्या कर दी। अशोक की हत्या के बारे में उसने बताया कि 13 नवंबर को जब अशोक चेन्नई के रास्ते में, चेन्नई जाने से पहले उससे मिलने पहुंचा, तो उसने अशोक को कुछ दवाएं देने की बात कही, और दवा देने के नाम पर उसे एक ड्रिंक पीने के लिए दिया और बताया कि इस ड्रिंक के पीने के बाद उसकी ताकत, उसकी स्टेमिना, उसकी यौन शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अशोक ऐसा चाहता था, तो जैसे ही उसने वो ड्रिंक पिया उस पर नशा छाने लगा। असल में ये ड्रिंक कुछ उस तरह की दवाई का ड्रिंक नहीं था, बल्कि नशे की डोज थी, उसमें खुराक थी, और जैसे ही वो नशा उस पर छाया तो केशव मूर्ति को लगा कि यही सही मौका है, और नशे की हालत में उसने अशोक की हत्या कर दी। और अशोक की हत्या करने के बाद फिर उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने प्लानिंग की। कुछ ऑर्गन उसने निकाल कर रख लिए जिन्हें वो खुद खाना चाहता था, और बाकी लाश उसने अपने ही घर के पिछवाड़े में, जिसे आंगन या कोर्टयार्ड जो भी कहें, उसमें उसने दफना दिया था। तो ये थी पूरी कहानी। इस आदमखोर कातिल के बारे में अब सारे राज पुलिस को पता चल चुके हैं। पुलिस को बस अब ये पता लगाना है कि क्या इसने अशोक और अनस के अलावा
और भी नौजवानों की हत्याएं की है या नहीं, या किसी और इंसान की जान इसने ली है या नहीं, क्योंकि ये आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं रहा है। एक एक करके पुलिस तफ्तीश करती जाएगी। अभी पुलिस ने वो पूरी लिस्ट निकाली है जो चोलापुरम के इलाके से लोग गायब हुए हैं, और इसके मोबाइल फ़ोन और दूसरे डिवाइसेस की पुलिस जांच कर रही है। उसमें अगर किसी की तस्वीर, किसी का कन्वर्सेशन, किसी का नाम इन गुमशुदा लोगों के नाम से मेल खाता हुआ मिलता है, तो फिर पुलिस उस केसेस को भी केशव मूर्ति से इंक्वायर करेगी, पूछताछ करेगी, और फिर अकॉर्डिंगली उन गुमशुदगी के मामलों की भी तफ्तीश करेगी जिनका अंजाम शायद कत्ल के तौर पर ही सामने आएगा। तो अभी जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, हो सकता है कि कुछ और भी शॉकिंग रिविलेशन, कुछ चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में हों। तो आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या राय है, क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक नौजवान लड़के का उसके कुछ जानकारों ने और दोस्तों ने ही अगवा कर लिया था, और उसके पीछे बड़ी अजीब सी कहानी सामने आई थी जिसमें नकली नोटों की फिरौती दी गई थी। क्या था वो मामला? अगर आप वो जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस कहानी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स में पढ़ता हूँ। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनी है, एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं लेकिन उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक और दर्शक ने ये लिखा है, हमारे व्यूअर हैं, सपोर्ट सुप्रतिम बैनर्जी सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल इस तरह के बातों के लिए। और लेकिन चूंकि आपका भी नाम इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो नाम नहीं पढ़ सकता। सऊदी अरबिया से हमारे एक दर्शक हैं अशोक कठत, पता नहीं मैंने सरनेम सही प्रोनाउंस किया या नहीं, अशोक जी तो हैं ही। इन्होंने लिखा है कि अरे सर जी, 4-5 दिन दिल ही नहीं लगा आपकी कहानी सुने बगैर। थैंक यू वेरी मच इस हौसला अफजाई के लिए और इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। निशा राणा आर्ट क्लास, नमस्कार सर जी, दुखद स्टोरी, नौजवान लड़के की किडनैपिंग, और फिर उसके बारे में, उस स्टोरी के बारे में उन्होंने कमेंट किया। थैंक यू वेरी मच निशा राणा जी। एल के फैशन ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनीता दाहिया का कमेंट है। पीटर येन ने कमेंट किया है, टेल अस व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ऋषिकेश। ओके, देखिए ऋषिकेश, मुझे नहीं पता पीटर आप कहाँ से हैं। अगर आप भारत से हैं तो आपने सुना ही होगा या शायद आप जानते हो कि ऋषिकेश जो है वो हिंदुओं की एक बहुत पवित्र नगरी के तौर पर देखा जाता है। यहाँ से गंगा, यमुना जैसी नदियाँ बहती हैं, और यहाँ लक्ष्मण झूला, राम झूला जैसी जगहें हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, और ऋषिकेश की बड़ी धार्मिक महत्ता है क्योंकि बिल्कुल ये हिमालय की तराई में बसा हुआ एक शहर है जो हरिद्वार के बाद है, और ये बहुत पवित्र शहर माना जाता है। लेकिन इसी ऋषिकेश में जो पिलग्रिमेज वाली एक्टिविटी है, यानी जो तीर्थाटन वाली गतिविधियां हैं, उसके अलावा ऋषिकेश के आसपास चूंकि हिली एरिया है तो वहाँ पर टूरिज़्म के भी काफ़ी सारे स्कोप हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत सारे रिसोर्ट्स वगैरह भी बने हुए हैं। बस ऋषिकेश के बारे में मैं फ़िलहाल इतना ही आपको बता सकता हूँ। प्रभजीत सिंह ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। इन्होंने लिखा है कि साथियों के साथ घूमने का आपका टूर अच्छा रहा होगा, अलग ही मज़ा है। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके इस कमेंट के लिए। सलमा ने भी कमेंट किया है, जुग जुग जियो बेटा, आई ऑलवेज़ वेटिंग योर स्टोरीज, इन्होंने लिखा है। सलमा जी, जाहिर है इन्होंने जुग जुग जियो बेटा लिखा है तो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी होंगी। ठीक है, मेरा नमस्कार, मेरा सलाम आप स्वीकार कीजिए। एंटरटेन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने वेलकम अगेन सर लिखा है, कल ज़रूर आना स्टोरी लेके, आपके हैबिचुअल हो गए हैं हम। राजू अरोड़ा ने ये कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। आलोक सिंह का भी कमेंट है और उन्होंने बताया है कि बेंगलुरु की जहाँ की कहानी मैंने सुनाई थी, जिस लोकेलिटी की, यहलंका अटूर लेआउट, वो वहीं रहते हैं और उनको इस कहानी के बारे में पता था और ये स्टोरी काफ़ी दुखद है। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। नूरुद्दीन शेख का कमेंट है, राम प्रसाद पारिक का कमेंट है, मामोनी बोरगोहाई का कमेंट है, शोभा सिंह ने भी कमेंट किया है, हेलो सर। सिया ने कमेंट किया है, वेलकम बैक लिखा है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं। हरजीत बाला, दीदारुल बापू, लॉरेंस ने भी कमेंट किया है। नीलम रानी जी ने लिखा है, मिस यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच नीलम। बबन पाटिल ने कमेंट किया है। परवेज़ कोहली का कमेंट है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। होमी राय, शंकर लाल बिश्नोई, और इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा लेकिन उन्होंने लिखा है कि वो मेरी कहानियाँ सुनते हैं और उनके बच्चे भी मेरी कहानियाँ सुना करते हैं। मैं बल्कि ये सुझाव आपको दूंगा, आप मेरी कहानी ज़रूर सुने, लेकिन ये कहानियाँ ऐसी हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने बच्चों को ऐसी सारी कहानियाँ सुनानी चाहिए। अगर कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो हैप्पी एंडिंग वाली हो, कभी कभी वो उस तरह की स्टोरीज़ भी मैं पेश करता हूँ, तो वो हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरीज़ जिसमें किसी क्रिमिनल की चाल उल्टी पड़ गई हो या
कोई क्राइम अटेम्प्ट फेल हो गया हो, तो उस तरह की कहानी अपने बच्चों को सुनाइए जिससे उनमें पॉजिटिविटी आएगी। अदरवाइज़ क्राइम की ऐसी हार्डकोर स्टोरीज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे माइनर्स को सुननी चाहिए। ये मेरा सुझाव है मित्रवत, बाकी आप गार्जियन हैं, आप बेहतर समझते हैं। एस सुबा ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। उमेश विश्वकर्मा ने कमेंट किया है और सुजाता सारा अब्राहम ने भी कमेंट किया है। बहुत से और भी दर्शकों ने अपनी राय रखी है। सारे लोगों के कमेंट्स एक दिन में आप लोगों के सामने पढ़ नहीं सकता, लेकिन ये सारे कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। मैं ये आप लोगों को ज़रूर बताना और याद दिलाना चाहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक्य के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।